guys, so today I will discuss my lecture number 4 with you guys, which is related with the clay minerals. ठीक है बेटा, आज क्ले यस मिनरल्स सर। के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्ले हमारे पास जो है तो क्या चीज़ है और क्यों हमने क्ले मिनरल को सेलेक्ट किया। हमने ग्रेवल और सैंड और सिल्ट को जो है तो हमने इग्नोर किया, इसकी वजह क्या है। ठीक है, तो आज हम ये यस पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि यस हमारे पास जो सॉइल हो है, सॉइल हमारे पास ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, इन सब को हम कम्युलेटिवली सॉइल बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्ले भी हमारे पास सॉइल है, सिल्ट भी सॉइल है, सैंड भी हमारे पास सॉइल है और ग्रेवल भी हमारे ग्रेव पास सॉइल है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पढ़ते सॉइल। हैं ग्रेवल, सैंड और सिल्ट के बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे क्ले के बारे में। ठीक है बेटा। यस सर। अब जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में आपके साथ डिस्कस किया था कि जो भी साल हमारे पास वजूद में आता है वो वजूद में आता है ड्यू टू वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। ठीक है, यस अब वेदरिंग या तो मैकेनिकल होती है और या केमिकल होती है। यस सर। तो हमारे पास जो रॉक्स पीसेस में कन्वर्ट होता है, तो जो हमारे पास पहला फॉर्म वजूद में आता है वो कहलाता है ग्रेवल। ठीक है, और इसके यस साइजेस सर। भी मैंने मेरे ख्याल में पिछले क्लास में मैंने पढ़े थे कि ग्रेवल का साइज 3 इंच डाउन होता है और 4.75 मिलीमीटर जो है तो ये रिटर्न होता है। मतलब 3 इंच सीव से ये पास होता है और सीव नंबर 4 पर ये क्या होता है, रिटर्न होता है। सही है बेटा। अब अगर हम यस इसकी सर। केमिकल कंपोजिशन को पढ़े तो ग्रेवल हमारे पास क्वार्ट्ज मिनरल से बनी हुई एक साइल है। किस मिनरल से बनी हुई साल है? क्वार्ट्ज मिनरल से बनी क्वार्ट्ज हुई मिनरल। साल है। हमारे पास डिफरेंट मिनरल्स है ना, क्वार्ट्ज है, फील्डस्पार है, ठीक है, और हमारे यस पास सर। मादनियात मिनरल है। तो ये जो ग्रेवल नाम की चीज है ये हमारे पास क्वार्ट्ज मिनरल से बनी हुई बने। साइल है। ठीक है बेटा। अब जब यस सर। मजीद वेदरिंग होती है, ठीक है, और छोटे छोटे पार्टिकल्स वजूद में आते हैं, सही है, तो उन पार्टिकल्स को हम फिर बोलते हैं फर्दर सेंड। ठीक है, यस सर। और सेंड का साइज हमारे पास 4.75 mm से लेकर 0.075 mm तक होता है। होता है। ठीक है बेटा। और यस सर। इसमें हमारे पास क्वार्ट्ज भी होता है, मगर एक दूसरी चीज फेल्डस्पार्स के नाम से होती है, और जिसकी वजह से सेंड की के फिजिकल प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है एज कंपेयर्ड विद ग्रेवल। क्योंकि यस एक तो बेटा इसकी ग्रेडेशन जो है तो स्मॉल है ना, इसके पार्टिकल्स हमारे पास स्मॉल है एज कंपेयर्ड विद द ग्रेवल। दूसरा ये है कि क्वार्ट्ज के साथ इसमें एक दूसरी चीज भी मिक्स है, फील्डस्पार। ठीक है, तो यस जिसकी सर। वजह से सैंड की प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पर चेंज हो जाती है ग्रेवल से। फिर हम आते हैं सिल्ट की तरफ। अब सिल्ट हमारे पास जो है तो हमें इसके पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, ये हमारे पास माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द सिल्ट इज माइक्रोस्कोपिक साइल। ठीक है, यस जिसमें हमारे पास क्वार्ट्ज के ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज के ग्रेन्स तो यस चलो सर। ठीक है, सेंड में भी होते हैं, इसी तरह सिल्ट में भी है, मगर क्यों फिर सिल्ट सेंड से जो है तो हमारे पास जुदा है, मुख्तलिफ है। ये है इसकी वजह से कि सिल्ट में हमारे पास सम फ्लैग शेप पार्टिकल्स पर मिक्स होते हैं। अब अगर आप सवाल करें कि सर ये फ्लैग शेप पार्टिकल्स कौन से हैं, तो ये है हमारे पास कैलोनाइट, सही है, और क्लोराइड। ये भी हमारे पास क्या चीजें हैं, मिनरल्स है। ठीक है, तो क्वार्ट्ज मिनरल्स के साथ फिर जब कैलोनाइट और क्लोराइड एक्सेट्रा हमारे पास मिल जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या चीजें हैं, ये हमारे पास है फ्लैग शेप पार्टिकल्स। ये जब मिक्स हो जाते हैं क्वार्ट्ज के साथ तो हमारे पास जो रिजल्टेंट चीज बनती है वो क्या बनती है, सिल्ट बनती है। ठीक है, फ्लैग का मतलब यस होता सर। है फ्लैट। सही है बेटा। पुश्तो में जब जिसे हम चपात्री चपात्री बोलते हैं ना, मतलब चपात्री चपात्री का नहीं, ठीक है, यस सर। फ्लैट नुमा शक्ल की जो हमारे पास होते हैं ना, तो उसको, उन पार्टिकल्स बिल्कुल। को हम बोलते हैं फ्लैग शेप पार्टिकल्स। ठीक है बेटा। यस सर। अब क्ले को अगर हम पढ़े तो क्ले हमारे पास मोस्टली फ्लैग शेप पार्टिकल्स है।
सिल्ट में तो हमारे पास क्वार्ट्ज के ग्रेन्स भी है ना, ठीक है। यस सर। तो इसलिए जो है तो अगर हम सिल्ट को हाथों के दरमियान में रब करें ना, तो ये हमें ग्रिटी फील देगा, ठीक है, ये हमें ग्रेनुलर फील देगा। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वार्ट्ज ग्रेन। और अगर क्ले को यस हम अपने हाथों के दरमियान में रब करें ना, तो ये हमें यस स्पॉन्जी फील देगा। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लेक शेप पार्टिकल्स। अब क्ले में बेटा यस हमारे पास दानेदार कोई भी चीज मिक्स नहीं है, सारे जो है तो हमारे पास चपतरी टाइप के पार्टिकल्स मिक्स है, जिनको हम फ्लेट या फ्लेक शेप पार्टिकल्स भी बोलते हैं, सही है। सिल्ट अगर हमें यस ग्रिटी सर। फील दे रहा है तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वार्ट्ज ग्रेन्स दे रहा है, सही है। अब ये क्ले हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी है, मगर ये है सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सब माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है कि यू कैन नॉट सी द पार्टिकल्स, द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ क्ले विद द हेल्प ऑफ एनी लाइट माइक्रोस्कोप। A specialized microscope is needed for the confirmation of the individual particles of clay. That is the meaning of submicroscopic. Okay. मिसाल के यस तौर पर आप एक आम माइक्रोस्कोप उठाओ ना, जिसकी रिजोल्यूशन मैग्निफिकेशन इतनी इम्प्रूव्ड ना हो, तो ये आप इसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपको नजर नहीं आएंगे। इसके लिए आपको कोई सोफिस्टिकेट माइक्रोस्कोप चाहिए होगा जिसकी रिजोल्यूशन मैग्निफिकेशन इम्प्रूव्ड हो, तब आप यू विल बी एबल टू सी द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ क्ले। अब अगर आप क्ले की मिनरलोजी को पढ़े तो क्ले इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ सिलिका, alumina, you can have water एंड in between the plaque-shaped particles, and appreciable quantities of potassium, sodium, सोडियम। calcium are frequently present as well. तो क्ले बेटा हमारे पास इसमें क्या चीज होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, वाटर होता है, और हमारे पास जो है तो एटम्स होते हैं, मिसाल के तौर पर पोटाशियम हुआ, सोडियम एलिमेंट हुआ, कैल्शियम हुआ, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्ले के कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है बेटा। यस सर। सिल्ट माइक्रोस्कोपिक है और क्ले हमारे पास सब माइक्रोस्कोपिक है। सिल्ट में हमारे पास क्वार्ट्ज ग्रेन और फ्लेक शेप पार्टिकल से, और क्ले हमारे पास सारा का सारा फ्लेक शेप पार्टिकल से बनी हुई एक चीज है, ठीक है बेटा। यस यस अच्छा, अगले स्लाइड में हम मजीद पढ़ते हैं क्ले के बारे में, सही है। अब जब हम सिल्ट, सैंड और ग्रेवल की बात करते हैं ना, तो ये सारा का सारा मटेरियल हमारे पास मोस्टली बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। हाँ, चंद माइल्ड केमिकल प्रोसेसेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मगर वो इतने नहीं होते, जिसकी वजह से जो हमारे पास ग्रेवल, सैंड और सिल्ट की प्रॉपर्टीज है ना, ये बिल्कुल लगभग होती है एज पर दियर पेरेंटल रॉक्स, ठीक है। क्योंकि ये यस जो मटेरियल हमारे पास बना हुआ है, ये सारा का सारा फिजिकल वेदरिंग से बना हुआ मटेरियल है। जब हम क्ले की बात करेंगे ना, तो क्ले में हमारे पास कोई भी मैकेनिकल वेदरिंग नहीं हुई है। क्ले इज द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव केमिकल वेदरिंग। सारा का सारा ये जो क्ले मटेरियल है ना, ये हमारे पास हमारे वजूद में आया है एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। तो इसलिए ये जो हमारे पास क्ले की प्रॉपर्टीज है ना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंटल रॉक्स, ठीक है। और जब हम क्ले की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, तो क्ले की प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज है एज कंपेयर्ड विद द अदर टाइप ऑफ सॉइल लाइक सैंड, सिल्ट और ग्रेवल। मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ ना इसकी, कि विन मोस्ट सॉइल्स आर, विन मोस्ट क्लेज आर वेट, ठीक है। अब क्ले के साथ जब हम पानी मिक्स करते हैं, तो आपको पता है कि क्ले बेटा कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टिक फॉर्म में, होता है ना। यस सर। यस सर। क्ले के साथ जब हम पानी मिलाते हैं तो क्ले प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि यू कैन मोल्ड दिस इनटू एनी फॉर्म, यस ठीक है। सर। मिसाल के तौर पर आप उसके लिए, उससे उससे बच्चों के लिए मतलब खिलौने बना सकते हो, ठीक है ना। आप जो है यस तो सर। उससे बर्तन बना सकते हो, ठीक है। आप जो है तो उससे भी बिल्कुल घर भी बना सकते हो। एडोब बिल्डिंग की यस जब सर। हम बात करते हैं ना, तो इसमें यस हम सर। क्या करते हैं, क्ले में भूसा वगैरह मिक्स करके ना बड़े बड़े दीवारें यस हम सर। जो है तो खड़े करते हैं, ठीक है। तो अब ये काम हम सैंड से ले सकते हैं, आपके ख्याल में क्ले से हम घर बना सकते हैं?
नो ये सर, दो क्ले से बिल्डिंग तो की सर बनाते मिसाल के तौर पर मैं हैं। अगर सेंट के साथ पानी मिक्स करूं तो क्या सेंट प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? नो सर, नहीं कन्वर्ट होगा। हाँ, ये उसकी सिर्फ डिग्री ऑफ क्ले की सेचुरेशन प्रॉपर्टी है। इंप्रूव हो जाएगी, वो विड तो बन जाएगा, मगर वो प्लास्टिक फॉर्म यस में सर, कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप उसे कोई बिल्कुल खिलौना सर। मिलौना बनाना चाहो तो क्या आप बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। नो सर, नो ठीक सर। है। अच्छा, जब हम क्ले को हम फायर करते हैं ना, मतलब जब हम क्ले को फायर में ड्राई करते हैं, ठीक है, यस सर। तो इट बिकम्स हार्ड, ब्रिटल, नॉन प्लास्टिक एंड अचीव सम गुड स्ट्रेंथ। इसकी मिसाल मैं आपको ब्रिक की दे सकता ब्रिक हूँ। की। ठीक है, ब्रिक की यस दे सर। सकता हूँ। ये पोट्री यूटेंसिल, ये जो आपके घरों में मिट्टी के बर्तन है, सही है, इनकी मैं दे सकता हूँ। इसकी मिसाल में आपको एडोब बिल्डिंग्स की दे सकता हूँ। ठीक है, इसकी यस बचू सर। ज़दा स्तاسو माइक्रोन मादे د لپاره ان ساتلی دي چې تاسو سوال کولای شئ او تاسو لګماله لګ ها نه کې جواب را کولای شئ چې تاسو ته زما اواز درسي یا نه. نو مهرباني کوئ لغونتي داسې اټماسفیر کې کینی چې هلته کې یو خو نایس نی بل خوا کې څو خبرې نه کوي، اوس هم څه چلیدل که نه، دا نه صرف ما ډسټرب کوي بلکې تاسو هم ډسټرب کوي. دا وګوره دا کس دا کدو لغونتي یو خو بچو دا زوم کې دا مسلې ده که تاسو خیال کړي 40 منټ بعد دا سیشن ایکسپایر شي که نه، نو بیا نور سیشن جوړول تاسو بیا واپس را انوایټ کولو بیا یو ایډمیټ کول کنن دا اټ ټیکس ټایم او مطلب دا کنسنټریشن په وخت کیږي. نو کوشش کوئ چې ډیر لکه اکټیو ناسو سي چې دا سیشن زر ختمي کې زموږ کارم زر ختميږي. کلاس کو خو چلو فیس ٹو فیس انټریکشن کې 2 घंटे کلاس چلیږي که 3 घंटे کنه نو بس اخو بندیز نی ملټی میډیا چلیږي نو دا شیرن. अच्छा बेटा, अब अब जब हम क्ले को ड्राई करते हैं तो इससे हमारे पास एक हार्ड सब्सटेंस वजूद में आ जाता है, ठीक है, जो कि नॉन प्लास्टिक होता है, जिसको आप फिर फर्दर किसी भी शेप में मोल्ड नहीं कर सकते, और जिसका स्ट्रेंथ जो है तो हमारे पास बहुत अच्छा इम्प्रूव स्ट्रेंथ हमारे पास मिल जाता है, जिसकी मिसाल है ब्रिक। ठीक है ना, अब ब्रिक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ माशाल्लाह कितनी इम्प्रूव है, जैसे हम घर पर बनाते हैं। ठीक है बेटा, और वो अगर फिर जो है तो हमारे पास नॉर्मल एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होते हैं, उन पर रेन वाटर भी आता है, ठीक है, फ्रीस्टा कंडीशन भी उन पर आते हैं। अब अगर ये काम हम जो है तो सेल के साथ करें, सेल में हम पानी मिलाते हैं और फिर हम उसको ड्राई करते हैं, तो वही हमारे पास सेल के ग्रेन्स मिल जाएंगे। कोई इम्प्रूवमेंट तो उसमें हमें नहीं मिलेगी ना। ठीक है, यस सर। तो ये क्या चीज़ है कि क्ले की एक अपनी खुदादार प्रॉपर्टीज है। इसी तरह अगर हम depending on the soil content, ठीक है, depending on the mineral content found in the clay soil, clay can appear in various colors। मिसाल के तौर पर क्ले वाइट कलर में भी होता है, क्ले को वाइट कलर में मैंने खुद भी इंटरनेट पर देखा है, ठीक है, अपने पाकिस्तान में तो नहीं देखा, मगर वाइट कलर में क्ले होता है, ठीक है, मैंने खुद इंटरनेट पर देखा है। डल ग्रे कलर में भी होता है, ब्राउन में भी हो सकता है, और डीप ऑरेंज रेड कलर में भी हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाट, ऑफ क्ले। सेंड को आपने डिफरेंट कलर्स में देखा है? नहीं, बस सेंड का एक ही कलर है, वो ग्रे किस्म का कलर, ठीक है, ग्रीनिश किस्म का कलर। इसी तरह क्ले चूंकि हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है, इसलिए हमने इससे जो है तो बहुत मुफीद मकासद भी लिए हैं। मिसाल के तौर पर हम इससे ईंटें बनाते हैं, ठीक है, ईंटों का हम जो है तो एज ए बिल्डिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम इससे पोल्ट्री यूटेंसिल्स बनाते हैं, जिनको फिर हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खाना खाने के लिए, ठीक है, पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए। हमने मुख्तलिफ जो है तो इससे क्या है, पोल्ट्री यूटेंसिल्स घरों में अपने इस्तेमाल के लिए हमने इससे बर्तन बनाए हैं। सो दीज आर द फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लेस which are different from other types of cells। समझ आ गई? यस सर। ओके, अब हम सीधा सीधा आते हैं क्ले के मिनरल्स की तरफ। ठीक है, इस स्लाइड में तो हमें पता लग गया कि यार क्ले तो भाई एक अलग सी चीज है। ठीक है, तो अब जरा इसको स्टडी करते हैं फर्दर कि इसमें इसकी जो है तो केमिस्ट्री कैसी है। तो बेटा एक तो याद रखें कि क्ले इज नॉट ए सिंगल मिनरल। ठीक है, क्ले कोई एक मिनरल से बनी हुई चीज नहीं है, बट इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ मिनरल्स। लाइक मिसाल के तौर पर ये है एग्जांपल्स ऑफ क्ले मिनरल्स, केलोनाइट, हेलोसाइट। ओके गाइस, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी यस सर। सर। बस ठीक है, यस ओके, सर। सही है।
अच्छा, तो क्ले मिनरल की बात हो रही थी कि क्ले हमारे पास किसी एक सिंगल मिनरल से बनी हुई सल नहीं है, बट इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मिनरल्स, जिसमें हमारे पास केलोनाइट आता है, हेलोसाइट आता है, पायरोफाइलाइट आता है, एलाइट, ग्लूकोनाइट, वर्मिकुलाइट, मानमोलोनाइट, नाइट्रोनाइट, केमोसाइट, पेली गोरस्काइट, रेक्टोराइट, इमोगोलाइट। तो ये है हमारे पास मुख्तल, इसके अलावा भी आपको पता है और मिनरल्स भी है क्ले में। ये एक बहुत ही अजीब चीज है, ठीक है ना, इसलिए तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग है एज कम्पेयर विद अदर टाइप्स ऑफ साइल। अब चलो इन सारे मिनरल्स को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्ले के हमारे पास मेजर मिनरल्स है ना, जो इंपॉर्टेंट और प्रिंसिपल मिनरल्स हैं, ये है हमारे पास तीन: केलोनाइट, मानमोलोनाइट एंड एलाइट। जिसका मतलब ये है कि सारी दुनिया में जो क्ले पाया गया है ना, तो वो मोस्टली केलोनाइट, एलाइट और मानमोलोनाइट मिनरल से बनी हुई साइल होती है। दुनिया के चंद खित्तों में फिर क्ले ऐसे हमें मिलती है जिसमें हमारे पास बाकी मानदा ग्रुप्स, बाकी मानदा मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। मगर ये है कि अमूमन 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 हमारे पास जो क्ले में मिनरल्स होते हैं ना, ये पाए जाते हैं केलोनाइट, मानमोलोनाइट और एलाइट। तो इसलिए हम जो है तो आज के क्लास में इन तीनों मिनरल्स को फिर फर्दर स्लाइड्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब ये जो केलोनाइट, मानमोलोनाइट और एलाइट है ना, ये हमारे पास इनके फिर फर्दर क्रिस्टलाइन यूनिट्स है, ठीक है। एक यूनिट इसका कहलाता है सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहीड्रन यूनिट। व्हाट? सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहीड्रन यूनिट। और जो हमारे पास दूसरा क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है इन मिनरल्स का, वो कहलाता है एल्यूमिनियम आर मैग्नीशियम ऑक्टाहीड्रन यूनिट। ठीक है बेटा, एक सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहीड्रन यूनिट और दूसरा एल्यूमिनियम आर मैग्नीशियम ऑक्टाहीड्रन यूनिट। अब जरा इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये हमारे पास ये जो सिलिका टेट्राहीड्रन यूनिट होता है ना, ये क्या चीज होता है। अभी हमारे पास जो सिलिका टेट्राहीड्रन यूनिट होता है, इसमें हमारे पास एक सिलिका आयन होता है, ठीक है, और हमारे पास 4 ऑक्सीजन आयन होते हैं। एक सिलिका आयन, सिलिकॉन आयन और 4 ऑक्सीजन आयन, सही है। और इनका जो है तो हमारे पास क्रिस्टल इस तरह का बनता है, सही है, जिसमें सेंटर में जो सिलिकॉन आयन होता है ना, ये फिर फर्दर 4 ऑक्सीजन आयन के साथ बॉन्डेड होता है, सही है। मतलब सिलिकॉन के ऊपर +4 चार्ज होता है और हर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। ये केमिस्ट्री की बातें हैं, इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, मगर मोटा मोटा इसको पढ़ेंगे। तो ये एक सिलिकॉन आयन हमारे पास एक ऑक्सीजन आयन के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। तो ये -2, इस -2 का एक जो है तो -1 इसके +1 के साथ डिजॉल्व हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1। इसी तरह -1 इस ऑक्सीजन पर भी, -1 इस ऑक्सीजन पर भी और -1 इस ऑक्सीजन पर भी। तो ये जो हमारे पास नेट नेगेटिव चार्ज होता है इस टेट्राहीड्रन यूनिट पर, ये कितना होता है, -4 होता है, सही है। सिलिका टेट्राहीड्रन यूनिट पर हमारे पास जो नेट नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारे पास होता है -4, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑक्सीजन आयन के ऊपर हमारे पास एक -1 चार्ज फ्री में पड़ा हुआ होता है। अब ये जो हमारे पास यूनिट होते हैं ना, तो ये यूनिट फिर कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, शीट्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये है एक टेट्राहीड्रल यूनिट और ये है दूसरा टेट्राहीड्रल यूनिट। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कार्बन ऑक्सीजन होता है, ये दूसरे यूनिट के साथ मिल के जो है तो बॉन्ड बनाता है और फिर हमारे पास क्या वजूद में आता है, शीट वजूद में आता है, ठीक है। सो यूनिट कंसिस्ट ऑफ 1 सिलिकॉन आयन एंड 4 ऑक्सीजन आयन। फिर शीट में हमारे पास जो है तो 2 सिलिकॉन आयन भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर इधर हमारे पास तीसरा यूनिट होता है, इधर हमारे पास चौथा यूनिट होता है। इसी तरह अरबों खरबों जो है तो क्ले में हमारे पास ये शीट्स होते हैं, ये यूनिट्स होते हैं, और फिर ये यूनिट्स हमारे पास मिल के क्या बनाते हैं,
शीट्स बनाते हैं। ये कैसे बनते हैं ये शीट्स? कार्बन ऑक्सीजन हमारे पास शेड हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाता है? शीट बन जाता है। अब पहला जो हमारे पास सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट था, इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, और ये दूसरा जो हमारे पास टेट्राहेड्रल यूनिट है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो दो नेगेटिव नेगेटिव मिलके ये जो हमारे पास नेट नेगेटिव चार्ज होता है ना, एक टॉप ऑफ ऑक्टाहेड्रल शीट, ये क्या होता है? ये भी हमारे पास नेगेटिव होता है। सही है बेटा? Yes, sir. अच्छा, अब सिलिका की तो बात हो गई ना, मैंने इधर डिस्कस किया था कि हमारे पास सिलिकॉन ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल यूनिट होता है, और हमारे पास एल्यूमिनियम आर मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रल यूनिट होता है। तो सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट और सिलिका टेट्राहेड्रल शीट के बारे में तो हमें पता लग गया। यूनिट एक यूनिट होता है, और फिर जब दो या दो से ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं तो उसको हम फिर बोलते हैं शीट। अब हम बात करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल यूनिट, जिसमें हमारे पास एक एल्यूमिनियम आयन होता है और 6 ऑक्सीजन आयंस होते हैं। कितने ऑक्सीजन आयंस? 6 ऑक्सीजन आयंस। और कितने एल्यूमिनियम आयन होते हैं? एक एल्यूमिनियम आयन होता है। और इसी तरह एल्यूमिनियम आयन सेंटर में होता है, टॉप में हमारे पास 3 ऑक्सीजन आयन होते हैं, और बॉटम में हमारे पास 3 ऑक्सीजन आयन होते हैं। अब आप सवाल करो कि यार सर जी तो -2 -2 -2 -2 -2 -2, चलो इसको भी भूल जाओ। ये तो है हमारे पास 6 दाने, ठीक है, 6 ऑक्सीजन एटम्स, 6 ऑक्सीजन आयंस, मगर इधर तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है। इसने तो बांड करना था सिर्फ 3 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, मगर फिर इसने ये नहीं किया। इसके ऊपर जो +3 की वैलेंसी है ना, इस +3 की वैलेंसी को इसने 0.5 में तकसीम कर दिया। तो इधर एक किस्म से हमारे पास 6 की वैलेंसी बन गई, ठीक है। मतलब ये अगर इस ऑक्सीजन आयन के साथ बॉन्डेड है ना, तो कितनी वैलेंसी इसने शेयर की है? 0.5, ठीक है, 0.5 इसके साथ, 0.5 इसके साथ, और 0.5 इसके साथ। तो 1.5 वैलेंसी इसने ऊपर शेयर कर डाली, और इसी तरह 1.5 वैलेंसी इसने नीचे शेयर कर डाली। तो 1.5 + 1.5 इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा? तो इस तरह हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल यूनिट है ना, ये हमारे पास इस तरह बनता है। अब हर एक ऑक्सीजन आयन के ऊपर हमारे पास अब कितना नेगेटिव चार्ज है? 1.5 -1.5 -1.5 is the net negative charge on top of each oxygen ion now, because 0.5 of the negative charge has been shared with the aluminum ion. Okay, so that's why a net negative charge of 1.5 is present on top of each oxygen ion. That's why we can say that the aluminum octahedral unit is having a negative charge on top of its crystal. सही है बेटा? अब हम शीट की बात करेंगे। Octahedral sheet formed by each oxygen being bonded to 2 aluminum atoms. अब इसमें हमारे पास क्या होता है? ये जो हमारे पास हर एक ऑक्सीजन एटम होता है, ये फर्दर 2 हमारे पास एल्यूमिनियम एटम के साथ बॉन्ड होता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर इस कार्बन ऑक्सीजन की बात करूं, तो इधर ये इस एक एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डेड है, मगर इधर ये एक दूसरे एल्यूमिनियम एटम के साथ भी बॉन्डेड है, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये शीट में नहीं बना सकता। ये तो अरबों खरबों के हमारे पास एटम्स होते हैं। हमने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए 2 एटम्स को पिक किया कि 2 एटम्स हमारे पास कैसे वजूद में आते हैं। तो आप देख सकते हो कि शीट में हमारे पास जो हर एक ऑक्सीजन आयन होता है ना, ये हमारे पास फिर 2 एल्यूमिनियम आयन के साथ बॉन्ड होता है। इधर आपको नजर आ रहा है ये ऑक्सीजन आयन, इधर ये इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड है और इस एल्यूमिनियम के साथ भी बॉन्ड है। अगर मैं इधर इस ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है, इस ऑक्सीजन की आयन की, तो इधर ये इस एल्यूमिनियम के साथ बॉन्ड है, मगर साथ में इधर ये कोई दूसरे एल्यूमिनियम आयन के साथ भी बॉन्ड है।
सही है। कितनी वैलेंसी शेयर कर रहा है? 0.5 इसके साथ और 0.5 इसके साथ। तो -1 तो इसका न्यूट्रलाइज हो गया चार्ज, मगर फिर भी इसके ऊपर -1 चार्ज है। तो अगर हम बात करें और अगर आप सवाल करें कि सर ऑक्टाहेड्रल शीट पर फिर हमारे पास चार्ज कौन सा होता है, तो ऑक्टाहेड्रल शीट पर भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के शीट के ऊपर भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी तरह ऑक्टाहेड्रल एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट के ऊपर भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। नाउ मैंने बात की कि एटम यूनिट्स जब मिल जाते हैं तो शीट बनता है। यूनिट्स कंबाइंड विद ईच अदर फॉर्मिंग शीट्स। मगर जब शीट्स अपॉन शीट अरेंज हो जाती है ना, तो क्या बनता है? हमारे पास लेयर बनता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिलिका शीट की बात करूं और मैं एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रल शीट की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये अगर 1:1 में हमारे पास इनकी लेयरिंग हो जाए, ठीक है, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट सैल या रिजल्टेंट मिनरल बनेगा उसको हम बोलेंगे 2 लेयर शीट मिनरल। और अगर हमारे पास 2 सिलिका टेट्राहेड्रल शीट हो और एक एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रल शीट हो, तो अगर ये हमारे पास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे के ऊपर मिल जाए, लेयर बन जाए, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे? 3 लेयर शीट्स। और जो रिजल्टेंट हमारे पास मिनरल बनेगा दैट विल बी 3 लेयर्ड मिनरल्स। अब हम जरा इसको फर्दर पढ़ेंगे कि ये जो 1:1 से हमारे पास मिनरल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, और ये जो 2:1 से हमारे पास मिनरल बनता है इसको हम कौन सा मिनरल बोलते हैं। सो 1:1 जो हमारे पास क्ले मिनरल है ये है हमारे पास केलोनाइट। सही है। मैंने डिस्कस किया था ना कि हम केलोनाइट, मानमोलोनाइट और एलाइट को पढ़ेंगे। तो ये जो 1:1 हमारे पास क्ले मिनरल होता है ये हमारे पास होता है केलोनाइट। इसमें हमारे पास क्या होता है? 1 सिलिका टेट्राहेड्रल शीट होता है एंड 1 एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रल शीट होता है। सही है। ऊपर हमारे पास एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रल शीट होता है। सही है। और इसी तरह नीचे हमारे पास सिलिका टेट्राहेड्रल शीट होता है। सही है। ये एक लेयर हो गया, इसी तरह ये दूसरा लेयर हो गया, इसी तरह ये तीसरा लेयर हो गया। इसी तरह ये अरबों करबों लेयर बनेंगे, और सारों का जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा कि एक एल्यूमिना ऑक्टाहेड्रल शीट होगा और एक सिलिका टेट्राहेड्रल शीट होगा। सही है। अब दो शीट्स के दरमियान या दो लेयर्स के दरमियान हमारे पास जो स्पेस होगा, अब ये किस की मदद से इंटरलिंक होगा? दैट विल बी इंटरलिंक विद द हेल्प ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर आपको नजर आ रहा था ना हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ओवर हियर एज वेल। सही है। तो दिस हाइड्रोजन ions create a very strong hydrogen ion between or among the layers of kaolinite mineral. So that's why, because of the presence of strong bonds among the layers of kaolinite mineral, kaolinite is a very stable type of clay or a very stable type of clay mineral. That's why kaolinite doesn't expand appreciably when weighted, क्योंकि दरमियान में जो खला है ना ये माइन्यूट होता है, ये इतना कम होता है कि इसमें पानी आ ही नहीं सकता। ठीक है। सारा का सारा जो पानी अगर इसके ऊपर आता है ना तो ये इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होता है, बल्कि इसके मिनरल्स में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसमें जो भी पानी आके एक्यूमुलेट होता है ना, सो दैट इज ओनली द रिजल्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या चीज होता है और एब्जॉर्प्शन क्या चीज होता है? एब्जॉर्प्शन किसी भी चीज के पोर्स में जब पानी जाके जखीरा होता है ना उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, AB। और एब्जॉर्प्शन, AD क्या होता है? किसी चीज के सरफेस के ऊपर जो पानी जाके अपने लिए जगह बनाता है ना उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सही है। सो चूंकि लेयर्स के दरमियान में ये जो स्पेस है ना ये सारा का सारा एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड ने कवर किया है, तो इसलिए इसके अंदर जो है तो पानी का जखीरा कम है। पानी का अगर जखीरा कम है तो
एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ पानी अंदर नहीं जाके जखीरा होगा. So that is something which is known as kaolinite. If you are interested in studying the shapes of kaolinite minerals, so these are the shape of kaolinite minerals. Now you can see they are flaky or flake shaped particles. Okay, so they are flake or plate shaped particles, and the spaces between them are very minute because of the presence of a strong hydrogen bond. Now 2:1 clay, one type is मोनमोलोनाइट. सही है. अब मोनमोलोनाइट हमारे पास क्या चीज है? मोनमोलोनाइट की अगर हम एक लेयर को पढ़े तो मोनमोलोनाइट का एक लेयर हमारे पास क्या होता है? उसके सेंटर में हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल शीट होता है, उसके टॉप के ऊपर हमारे पास सिलिका टेट्राहेड्रल शीट होता है, और नीचे भी हमारे पास सिलिका टेट्राहेड्रल शीट होता है. So that is like the one layer of water, the one layer of मोनमोलोनाइट मिनरल. सेंटर में एल्यूमिना, टॉप पर सिलिका, बॉटम में सिलिका. अब ये है एक लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर. अब लेयर के दरमियान में है क्या चीज? उधर तो हम पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन आयन की वजह से एक स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था. इधर बेटा क्या होता है? इधर वाटर लेयर एंड एक्सचेंजेबल केशंस. ठीक है, इधर एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है. दो लेयर्स ऑफ मोनमोलोनाइट मिनरल के दरमियान में एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ क्या होता है? पानी और अदर एक्सचेंजेबल केशंस. ये एक्सचेंजेबल केशंस क्या होते हैं? ये हमारा है आज के क्लास का लास्ट स्लाइड. लास्ट के स्लाइड में हम पढ़ेंगे एक्सचेंजेबल केशंस के बारे में. ठीक है, एनायंस होते हैं हमारे पास, केशंस होते हैं. तो ये क्या चीज है? लास्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे. सही है. नाउ एज वाटर इज प्रेजेंट among the layers of the monomonolite millets, so that's why the layers are very weakly bonded with each other, thus causing the clay to swell. क्योंकि appreciable amount of water आके इधर जखीरा होगा. अब अगर वाटर इधर आके जखीरा होगा तो मोनमोलोनाइट क्ले में हमारे पास स्वेलिंग की क्या होती है? एसेतात या कैपेसिटी ज्यादा होती है. अब मोनमोलोनाइट की ये स्वेलिंग की प्रॉपर्टी हमारे पास जो है तो ट्रबल भी है और यूजफुलनेस भी है. ट्रबल क्या है? डिस्टॉर्शन इन स्ट्रक्चर्स, हाईवेज एटसेट्रा बिल्ड ऑन सच साइल. अब मिसाल के तौर पर किसी इलाके में मोनमोलोनाइट क्ले के ऊपर मोनमोलोनाइट साल्स्ट्रेटम से और उसके ऊपर आपका हाईवे आ जाता है, आपके स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. तो इसने क्या करना है? इसने बारिश का पानी, इसने सीपेज का पानी अपने अंदर स्टोर करना है, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी तो वीक है, इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है. अगर इसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो इसकी परमेबिलिटी वीक है. तो अगर परमेबिलिटी इसकी वीक है, अब पानी को अपने आप में से पास नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये क्या होगा? हमारे पास स्वेलिंग का फिनोमेना इसमें वो होगा, प्रोड्यूस होगा. और स्वेलिंग का फिनोमेना हमारे पास जो है तो हाईवे में भी डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा और हमारे स्ट्रक्चर में भी अपह्यू क्रिएट करेगा, और हमारे जो है तो सिविल स्ट्रक्चर क्या होंगे? डैमेज होंगे. इसकी अगर यूजफुलनेस की हम बात कर रहे हैं, अफादियत की अगर हम बात करें, तो एक्सपेंसिव बिहेवियर है इसका. ये एक्सपेंड होता है बिकॉज इट कैप्चर वाटर. सही है. एंड लो परमेबिलिटी इज यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग ग्राउंड वाटर बैरियर्स. अब अगर मिसाल के तौर पर किसी इलाके में आपने ग्राउंड वाटर बैरियर्स बनाने हो, ठीक है, तो उधर जो है तो आप ट्रेंचेस एक्सकेवेट कर लो और उन ट्रेंचेस को आप जो है तो मोनमोलोनाइट क्ले से भर दो. तो मोनमोलोनाइट क्ले क्या करेगा? उसके ऊपर जो सीपेज का पानी आएगा वो अपने आप में क्या करेगा? स्टोर करेगा. तो वो इलाका या वो सेक्टर जो आप सेव करना चाहते हो उसके अंदर जो है तो उस तक पानी क्या करेगा? ये नहीं पहुंचाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ इस वाटर इज लो परमेबिलिटी. परमेबिलिटी क्या चीज है? परमेबिलिटी इज बेसिकली द ease with the help of which water can pass from soil from one location to another location. ठीक है बेटा. अब मिसाल के तौर पर बेंटोनाइट क्ले, आपने अगर रोटरी ड्रिल का
अच्छा जनाब, तो बात हो रही थी बेंटोनाइट क्ले की, सही है, और बात हो रही थी मार्मोलोनाइट क्ले की यूजफुलनेस की, कि ये हमें एक्सपेंसिव बिहेवियर देता है क्योंकि ये अपने आप में पानी एब्जॉर्ब करता है। तो अगर पानी एब्जॉर्ब करता है तो रिजल्टेंटली ये एक्सपेंड हो जाता है, सही है। और अगर पानी एब्जॉर्ब करता है, पानी को पास नहीं करता, तो हम इसको वाइस वर्सा ये बोल सकते हैं कि इसकी परमेबिलिटी वीक है। तो इसलिए हम जो है तो इसको यूज कर सकते हैं एज ए ग्राउंड वाटर बैरियर्स, ठीक है, बाय एक्सकवेटिंग सम ट्रेंचेस। इसके अलावा जब भी हम रोटरी ड्रिल करते हैं ट्यूबवेल वगैरह के लिए, और हमारे पास जो है तो बोर होल के बंद होने के चांसेस हो और हमारे पास केसिंग भी ना हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, बेंटोनाइट क्ले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये साइड्स को स्टेबलाइज कर लेता है, सही है। साइड से जो पानी आता है बोर होल में, उनको ये उसको क्या करता है, ये एक किस्म सा बंद करता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द बोर होल वी आर यूजिंग दिस बेंटोनाइट क्ले इन आवर बोर होल्स एज अ विल फॉर ड्रिलिंग पर्पसेस। इसकी अगर क्रिस्टलाइन शक्ल को आप देख लो, तो एक तो हमें पता लग गया कि अगेन भाई दिस इज ए प्लेटी और फ्लेकी टाइप स्ट्रक्चर, सही है। दूसरा, यू कैन सी दिस इज लाइक आई वुड रादर से मोर लाइक अ हनी कम्ब, ठीक है। तो दिस हनी कम्ब टाइप स्ट्रक्चर इज आल्सो द इन्विटेशन फॉर द absorption of water. Now you can see these are the free spaces among the layers of marmalonite clay, and this is like a very big invitation for the absorption of water. General participants admit all. Okay, fine. Heating room and admit all. Okay, guys. 2:1 clay. The third टाइप इज एलाइट। एलाइट में भी हमारे पास क्या होता है बेटा, दो सिलिका शीट्स होते हैं और एक एल्यूमिना शीट होता है। इसका एक लेयर हमारे पास उसी तरह, उसमें भी सेंटर में क्या था, एल्यूमिना शीट था, टॉप पर सिलिका शीट था, बॉटम पर सिलिका शीट था, सही है। एक लेयर की तो बात हो गई। अब दो लेयर्स के दरमियान में इंटरेक्शन कैसे होता है, सही है, इसको पढ़ना है। उधर तो हमने पढ़ा कि भाई एक्सचेंजेबल के चांस होते हैं और ज्यादातर पानी होता है। इधर भाई पोटाशियम आयन प्रेजेंट होता है, सही है। पोटाशियम आयन दो लेयर्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फिर एलाइड की प्रॉपर्टीज बेहतर हो जाती है एज कंपेयर्ड विद द मार्मलोनाइट, सही है। इधर एक किस्म सा पोटाशियम बॉन्ड बना हुआ है, दो लेयर्स के दरमियान में हमारे पास क्या चीज है बेटा, पोटाशियम बॉन्ड बना हुआ है। अब ये पोटाशियम बॉन्ड चले ठीक है, ये तो स्ट्रांगर है मार्मलोनाइट से, बट दैट इज वीकर देन केलोनाइट। केलोनाइट में हमारे पास जो स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, सही है, दैट इज मोर लाइक द हाइड्रोजन बम which is stronger as compared with the potassium bond or the potassium ion present among the layers of alite minerals. That's why we can say that alite expands slightly when wetted as compared with the marmolonite. Alite expand slightly when wetted. ये है हमारे पास तस्वीर ऑफ वाटर, द क्रिस्टल्स ऑफ एलाइट मिनरल, सही है। एलाइट मिनरल हमारे पास इसी तरह पत्तों की तरह नजर आता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, सही है बेटा। कैपेसिटी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अगर हम पढ़े तो केलोनाइट की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 90% तक ये पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है केलोनाइट, सही है। और मार्मलोनाइट ये हमारे पास 300 से लेकर 700% तक पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब द वाटर कंटेंट इसका 300 से लेकर 700% तक रीच हो सकता है। एलाइट हमारे पास इंटरमीडिएट वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी होती है। इंटरमीडिएट का क्या मतलब है कि केलोनाइट से तो इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ज्यादा है ना, तो 90 से लेकर 300 तक, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 90% to 300% is the absorption capacity of the
एलाइट मिनरल। ठीक है बेटा। नाउ क्ले के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ठीक है। क्ले अकर्स इन नेचर एज टाइनी प्लेटी क्रिस्टल्स। ये तो हमने देख लिया, मिसाल के तौर पर देखो भाई, इधर क्या चीज़ है, इधर ये टाइनी प्लेकी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, इधर देखो अगेन टाइनी प्लेटी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, इधर देखो अगेन टाइनी प्लेटी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। सही है बेटा। तो क्ले अकर्स इन नेचर एज tiny platy crystals result in plate-like layers. This explains why clay is so slippery or slick. इसलिए जब मिसाल के तौर पर क्ले के ऊपर पानी आ जाता है ना, तो उस पर क्या होते हैं, हम स्लिप होते हैं और हम स्लिक होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, इट्स प्लेक और फ्लेट और प्लेटी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। नाउ क्ले इज अगेन नेगेटिवली चार्ज्ड। हमने पढ़ा कि ऑक्टाहेड्रल शीट के ऊपर भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, हमारे पास टेट्राहेड्रल शीट के ऊपर भी हमारे पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था। तो क्ले अकर्स इन नेचर एज ए नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। सही है। एंड दैट्स व्हाई इट कैन अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर नोन एज केशांस। ठीक है। केशांस आर पॉजिटिव आयंस एंड एनायंस आर नेगेटिव आयंस। ठीक है बेटा। और क्ले जब हमारे पास पानी को लूज करेगा तो ये श्रिंक होगा, और जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये स्वेल होगा, क्योंकि इसके इंटर लेयर स्पेसेस में हमारे पास पानी को एब्जॉर्ब करने की इस्तिताअत होती है। ठीक है। और चूंकि इसके पार्टिकल्स ही इतने छोटे होते हैं कि ये पानी को जो है तो आराम से पास नहीं करता, जिसकी वजह से फिर जो है तो इसकी परमेबिलिटी वीक होती है और ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब विट सीजन खत्म हो जाता है, ड्राई सीजन आ जाता है और पानी इसका उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है, तो अगेन क्या हो जाता है, ये श्रिंक हो जाता है। सो दिस दैट इज द अदर प्रॉपर्टी ऑफ द क्ले। नाउ बैलेंस ऑफ चार्ज, इसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक्सचेंजेबल केशांस जो है तो हम पढ़ेंगे। भाई नेचर की खसूसियत ये है कि नेचर अपने आप को बैलेंस करता है ना। ठीक है। अब अगर एक चीज़ नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अब अगर एक चीज़ पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। दैट इज लाइक द एफिनिटी ऑफ नेचर। ओके। सो क्ले पार्टिकल्स अकर इन नेचर एज ए नेगेटिव चार्ज। इन आइडियल क्रिस्टल the positive and negative charge should be balanced. That is the law of chemistry as well and the law of nature as well, कि positive and negative charge for any material should be balanced. अब क्या करेगा clay to balance the negative charge? The clay particles attract positively charged ions from salts in their pore water. अब clay के जो पोर्स में हमारे पास पानी मौजूद होता है ना, सही है, क्ले के तकरीबन सारे जो हम मिनरल पढ़ते हैं ना, केलोनाइट अगर हम पढ़े, मार्मोनाइट पढ़े, एलाइट पढ़े, चले ठीक है, एक उसका मिनरल दूसरे मिनरल के कंपैरिजन में ज्यादा या कम पानी एब्जॉर्ब करता है, मगर पानी जो है तो पोर वाटर या पोर पानी तकरीबन सब में मौजूद होता है। तो वो पोर वाटर सिर्फ इसी तरह अलहदा फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि उसके साथ कुछ साल्ट्स भी मौजूद होते हैं क्ले के पोर वाटर में। सही है। अब ये साल्ट क्या चीज है? दी साल्ट्स आर रिफर्ड टू एज एक्सचेंजेबल केशांस। सम आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड देन अदर्स। ठीक है। और अगर हम इनकी एफिनिटी ऑफ अट्रैक्शन को मैप करें तो ही हमारे पास मैप बनता है। सही है। दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन। मतलब अल्युमिनियम आयन की अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है टुवर्ड्स द एनाइंस। इसी तरह कैल्शियम की फिर जो है तो कम है एज कंपेयर्ड विद द अल्युमिनियम। मैग्नीशियम की कैल्शियम से कम है, अमोनियम की मैग्नीशियम से कम है, पोटेशियम की अमोनियम से कम है, हाइड्रोजन की पोटेशियम से कम है, सोडियम की हाइड्रोजन से कम है और लिथियम की सोडियम से कम है। सही है। सबसे ज्यादा जो पावरफुल अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द केशान एक्सचेंज, दैट इज द अल्युमिनियम आयन। और सबसे जो कम हमारे पास इस लिस्ट में अट्रैक्शन टुवर्ड्स द केशान एक्सचेंज है वो है लिथियम आयन की। सही है। अब मिसाल के तौर पर एक क्ले जिसमें हमारे पास सोडियम मिक्स है, क्या है उसमें? सोडियम आयन मिक्स है।
अगर उसके ऊपर हम कैल्शियम क्लोराइड को डाल दें तो हमारे पास रिजल्टेंट में जो बनेगा क्ले, वो क्ले पहले तो सोडियम क्ले था, अभी कैल्शियम क्ले बन जाएगा, और जो सोडियम मिक्स था क्ले में वो कैल्शियम क्लोराइड के साथ एफिनिटी करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा। क्यों? इधर जवाब मौजूद है। इधर पहले मैं सोडियम को निकालता हूं। सही है, एक मिनट, यू कैन चेंज द कलर। दैट इज द सोडियम आयन। सही है, एंड दैट इज द कैल्शियम आयन, and that is the level of affinity towards the exchange of cation. कैल्शियम की एफिनिटी टुवर्ड्स द एक्सचेंज ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद द सोडियम। तो एक क्ले जिसमें हमारे पास सोडियम मिक्स था, जब हमने उसके ऊपर कैल्शियम क्लोराइड डाला तो कैल्शियम तो पावरफुल है सोडियम से, तो उसने क्या किया, सोडियम को क्ले में से निकाला, खुद जाके क्ले में मिक्स हुआ, और चूंकि क्लोरीन को इसने अकेला छोड़ा तो क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम के साथ अपना फ्रेंडशिप बना के सोडियम क्लोराइड बनाया। सही है, सो दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ केशन एक्सचेंज। सही है बेटा, सो दैट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इन क्ले। ठीक है बेटा, कि क्ले तो चले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मगर ये नेचर में अपने आप को फिर बैलेंस करता है। जब भी इसके साथ पानी के जरिए कोई भी साल्ट मिक्स हो जाते हैं तो इस साल्ट में से क्या करता है, केशांस को निकाल लेता है, और अपने आप में जो है तो मिक्स करके ना अपने आप को स्टेबल कर लेता है, अपने आप को सुकून डाल देता है। सही है बेटा, ठीक है। जब मिसाल के तौर पर एक ट्रू मुसलमान जब 5 वक्त की नमाज पढ़ के ना वो स्टेबल हो जाता है, वो सुकून की नींद पर सो जाता है ना, ठीक है। इसी तरह एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन जो है तो ड्रग्स को लेके वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब एक गेमर बंदा गेम खेल के जो है तो स्टेबल बन जाता है ना, तो इसी तरह क्ले के शांस को लेके ना स्टेबल बन जाता है और सुकून जो है तो क्ले को मिल जाती है। सही, सो दैट इज नोन एज द केशान एक्सचेंज प्रोसेस। एंड विद दिस आई एम डन विद द टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर जो है तो शॉर्ट था, इतना शॉर्ट नहीं था, मगर आप लोगों ने जो है तो आज मेरे ख्याल में क्वेश्चन कम किए, तो दैट इज डन with my today's lecture. If you are having any question, you can ask. Otherwise, I can quit the class.